हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का रुद्रा क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आइए हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो चला आ रहा था। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में एक छोटा सा टॉपिक था, वो पिछले लेक्चर्स में छूट गया था। कुछ वीडियो एडिटिंग कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसकी वजह से छूट गया था, तो उसको आज कवर करा के फिर हम तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। तो आज का हमारा ये देखते हैं कि जैसा हम स्वदेशी मूवमेंट वगैरह जिस टाइम पे पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, उसकी वजह से उसके विरोध में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ। स्वदेशी मूवमेंट काफ़ी सक्सेसफुल रहा, ये बंगाल में काफ़ी सक्सेसफुल रहा। बंगाल में मास पार्टिसिपेशन भी इसमें हुआ। कुछ लीडर्स चाहते थे कि इसको बाहर, बंगाल के बाहर भी ले जाया जाए और इसका जो बाइकआउट और स्वदेशी मूवमेंट उसका दायरा भी बढ़ाया जाए, जिसकी वजह से 1905 में एक कांग्रेस का सेशन होता है बनारस में, जिसको गोखले लीड करते हैं। 1906 का सेशन होता है जिसको दादा भाई नौरोजी लीड करते हैं, और इसमें एक्सट्रीमिटीज़ मॉडरेट्स के अपने अपने विचार होते हैं। मॉडरेट्स चाहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ बंगाल में ही रहे, बंगाल से बाहर ना जाए। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि पैन इंडिया प्रोग्राम हो और इसका दायरा बढ़ाया जाए। इन सारी चीज़ों को लेकर जो चीज़ें चली आ रही थी, स्वदेशी मूवमेंट, बाइकआउट मूवमेंट और जो रिवॉल्यूशन पार्टीशन ऑफ बंगाल को लेकर चला आ रहा था, तो उसी में एक पॉइंट आता है हमारा, एम्फेसाइज गिवन टू सेल्फ रिलायंस और स्वराज और आत्मशक्ति। तो उसमें लोगों ने किस चीज़ों पर जोर दिया, क्या एम्फेसाइज किया कि इम्प्लाइड रिअर्सन ऑफ नेशनल डिग्निटी, ऑनर एंड कॉन्फिडेंस एंड सोशल एंड इकोनॉमिक रीजनरेशन ऑफ द विलेज। तो विलेज का सोशल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक और फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो, उनकी अपने आत्मसम्मान हो, ऑनर हो। तो ये सारी चीज़ों पे उन्होंने जोर दिया कि विलेज वाइज ये चीज़ स्टार्ट किया। इट इंक्लूडेड सोशल रिफॉर्म एंड कैंपेन अगेंस्ट कास्ट ऑपरेशन, अर्ली मैरिज, डाउरी सिस्टम, कंजप्शन ऑफ अल्कोहल। इसके साथ साथ इन्होंने सिर्फ विलेज के रिजर्वेशन की बात नहीं की, इन्होंने और क्या कहा कि जो सोशल रिफॉर्म है, सोशल रिफॉर्म पे भी उन्होंने जोर डाला। सोशल रिफॉर्म में मतलब कि जो सती प्रथा थी उसको कंडेम करने के पक्ष में ये लोग भी थे। जो चाइल्ड मैरिज था, वुमेन एजुकेशन था, विडोरी मैरिज, सारी चीज़ों पे भी ये चीज़ उन्होंने लोगों ने एम्फेसाइज किया, कंपेन किया। कास्टिज़म था उसके खिलाफ, उसके ऑपरेशन के खिलाफ भी इन्होंने समर्थन किया। अर्ली मैरिज आपको बता चुका हूँ, डाउरी सिस्टम, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, इन सब चीज़ों पे भी फोकस किया। और फोकस करके इसको क्या टाइटल दिया उन्होंने, आत्मशक्ति। ठीक है, अगला देखते हैं कि प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन, क्या क्या प्रोग्राम्स चलाए गए। बंगाल नेशनल कॉलेज खोला गया, इंस्पायर्ड बाय टैगोर। शांति निकेतन वाज सेटअप विद अरविंदो घोष। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो शांति निकेतन चलाते थे, उसी बेसिस पे बंगाल नेशनल कॉलेज भी खोला गया। किसके द्वारा खोला गया? अरविंदो घोष द्वारा खोला गया। ऑन अगस्त 15, 1906 में द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज सेटअप टू ऑर्गेनाइज अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन। लिटरेरी, साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन वाज इम्पार्टेड थ्रू द मीडियम ऑफ वर्नाकुलर। तो जब उसके बाद ये लोगों ने क्या, जब बाइकआउट कर दिया और कि हम ब्रिटेन की स्कूल है, जैसे आपको बताया था कि बाइकआउट में स्कूल था, ऑफिसर्स था, काउंसिल्स था, हर चीज़ का बाइकआउट उन्होंने कर दिया। तो अब लोगों को, इंडियंस को एजुकेट करने के लिए वो खुद का स्कूल और कॉलेज डालने लगे। इसलिए तो उस टाइम पे क्या आया, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन सेटअप किया गया और लोगों को एजुकेट किया गया कि लिटरेट किया जाएगा। साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन भी लोगों को दिया जाएगा। टेक्निकल एजुकेशन इसलिए दिया जाएगा कि अपने रोजगार क्रिएट कर सके। इम्पार्टेड थ्रू मीडियम ऑफ वर्नाकुलर, और जो भी पढ़ा जाए उनको वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ा जाएगा। वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या होती है? मातृभाषा होती है, बेसिक लैंग्वेज होती है। जैसे आप गुजरात के रहने वाले हैं, तो स्टार्टिंग के जो भी फेज होंगे, जो एलिमेंट्री एजुकेशन होगी, वो उस टाइम पर वर्नाकुलर लैंग्वेज में दिया जाता था। मतलब कि जो गुजराती भाषा है, मातृभाषा, उस लैंग्वेज उनको एजुकेट किया जाने लगा था। वर्नाकुलर भाषा में एजुकेशन को एम्फेसाइज किया जाने लगा। अब बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी खोला गया, वाज सेटअप टेक्निकल एजुकेशन एंड फंड्स वेयर रेज टू सेंड स्टूडेंट फॉर जापान ऑफ एडवांस लर्निंग। यानी कि अगर ऐसे कह सकते हैं कि बीटेक का सबसे पहला कॉलेज कहाँ खोला? बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोला गया था। इसमें जो स्टूडेंट थे उनको फंड देकर उनको जापान भी भेजा जाता था, अगर वो और हायर स्टडीज़ अगर वो उसमें और एडवांस लर्निंग करना चाहते थे तो उसके लिए फंड भी दिया जाता था। अगला स्वदेशी और इंडिजीनियस एंटरप्राइजेस क्या क्या है? द स्वदेशी स्पिरिट आल्सो फाउंड एक्सप्रेशन इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वदेशी टेक्सटाइल मिल्स, सोप, मैच बॉक्सेस फैक्ट्रीज, टर्मरिक बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, शॉप्स। दीज एंटरप्राइजेज वर बेस्ड ऑन द पेट्रियोज रेदर देन बिजनेस एक्विपमेंट। तो ठीक है, जो भी अरे जैसे छोटे छोटे MSPs थे, छोटे छोटे उद्योग थे, वो सारे भी खुलने लगे। मिल्स, टेक्सटाइल्स मिल्स, सोप की दुकान, बैंक्स, और अपने इंडियन बैंक्स भी खोले जाने लगे, इंश्योरेंस कंपनी, सारी चीज़ें खोले जाने लगी। जब फ्रेंड्स मैं इकोनॉमिक्स का लेक्चर लेके आऊँगा तो बैंक्स के पर्सपेक्टिव से, उस नेशनल मूवमेंट के द्वारा उस टाइम पर सबसे पहला बैंक कौन खुला, किसने खुला, सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और ये जो भी बिजनेस, छोटे उद्योग खोले जाते थे, वो बिजनेस के पर्पज़ से कम और पेट्रियाटिक के पर्पज़ से ज़्यादा होते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर
देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर क्या लिखे थे उस टाइम पे, अमर सोनार बांग्ला लिखे थे। बाद में ये आगे चल के जब 1971 में बांग्लादेश में लिबरेशन की लड़ाई चली थी, बांग्लादेश लिबरेशन की लड़ाई के दौरान अमर सोनार बांग्ला उनका जो है नेशनल एंथम बन गया, जो कि अभी तक नेशनल एंथम ही। और आपको पता होगा कि लिबरेट किसने कराया था, इंडिया ने कराया था 1971 में, पाकिस्तान से लिबरेट कराया था उसको। नंदलाल बोस क्या, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट फाउंडेड इन 1907। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का फाउंड किया था कब, 1907 में। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट वाज फाउंडेड बाय नंदलाल बोस। देखिए याद रखिएगा, जो मैं आपको जिस चीज़ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ, उसको प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछी जाती हैं, ठीक है। अगर एक जगदीश चंद्र, जो कुछ साइंटिस्ट भी थे हमारे उस टाइम में, कौन कौन थे, जगदीश चंद्र बोस साइंटिस्ट थे, प्रफुल्ल चंद्र रे थे, और अदर पॉइंटेड ओरिजिनल रिसर्चर भी कुछ लोग थे। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो छूट गया था कल के लेक्चर में, इस वजह से माफ़ी चाहता हूँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो फ्रेंड्स आइए आगे चलते हैं। आज हम इसको 1990 से कोशिश करेंगे, थोड़ा सा आगे इसको लेकर जाएंगे। आगे हम आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडल मिंटो रिफॉर्म पढ़ेंगे। मॉडल मिंटो रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। मॉडल मिंटो रिफॉर्म कब आया था, 1909 में आया था। देखिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मॉर्ले कौन था, सेक्रेटरी थे। मिंटो कौन था, वायसराय थे। अक्टूबर 1906 अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम एलाइट कॉल्ड द शिमला डेपुटेशन led by the Aga Khan met Lord Minto and demand separate electorate for the Muslims and representative in excess of their numerical strength in view the value of contribution Muslim were making to the defense of the empire। देखिए हुआ क्या था कि जो 1906 में जब मुस्लिम लीग जो ढाका में बन गई थी, उसके बाद 1909 में जब मॉर्ले मिंटो थे, जब सेक्रेटरी थे मॉर्ले और मिंटो थे वायसराय। तो एक सिमिलर डेपुटेशन होता है। सिमिलर डेपुटेशन में ये जो मुस्लिम लीग्स होते हैं, मुस्लिम लीग के लीडर कौन थे, आगा खान थे। आगा खान ने शिमला डेपुटेशन पे शिमला गए, ब्रिटिशर्स मिले। एक्चुअली क्या थी उस समय, शिमला ब्रिटिश की एक राजधानी भी थी शिमला में। तो शिमला में वो आगा खान मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करते हुए गए थे। वहाँ पर क्यों गए थे, शिमला डेपुटेशन क्यों हुआ था, वो गए थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड करने के लिए। क्योंकि जैसा कि आपको पिछले में बता चुका हूँ कि जो लाल बाल पाल जैसे लीडर्स हैं, ये जो स्वदेशी मूवमेंट, जो भी स्वराज की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको एक हिंदू नेशनलिस्ट लीडर्स का नाम दे दिया गया था। इस वजह से ये अपने आप को एक सेपरेट फीलिंग इनके अंदर आने लगी, अपने आप को सेपरेट फील करने लगे, जिसकी वजह से शिमला डेपुटेशन होता है। अक्टूबर 1906 में ये कुछ मुस्लिम एलाइट्स होते हैं, आगा खान जैसे लीडर शिमला डेपुटेशन में गए ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपने समुदाय के लिए, अपने सेक्ट के लिए, अपने धर्म से जुड़े लोगों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या थी, मतलब कि मुस्लिम वोटर्स ही मुस्लिम लीडर्स को इलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या थी और क्या उन्होंने डिमांड किया था, उन्होंने डिमांड किया था कि जहाँ भी मुस्लिम लीडर्स, मुस्लिम वोटर्स जाते हैं, वहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव हो वो मुस्लिम ही हो। बदले में उन्होंने क्या कहा कि अगर आप हमें ऐसा देते हैं तो ये जो मुस्लिम लीग है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को डिफेंड करेगी, ठीक है। फिर से मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म को समझते हैं। मॉर्ले कौन थे, सेक्रेटरी थे। मिंटो कौन थे, वायसराय थे। 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी ढाका में, ठीक है। इसका फाउंडिंग मेंबर भी आगा खान रह चुके हैं। उसके बाद अक्टूबर 1906 में शिमला डेपुटेशन होता है। शिमला पे कौन जाते हैं, आगा खान जाते हैं, और ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या डिमांड करते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करते हैं। और क्या कहते हैं कि जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा है, मुस्लिम वोटर्स की मेजॉरिटी ज़्यादा है, वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव कौन हो, मुस्लिम ही होना चाहिए। बदले में वो क्या करेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को डिफेंड करेंगे। मुस्लिम लीग इनिशियली फ्लोटेड बाई, देखिए स्टार्टिंग में मुस्लिम लीग को कौन लीड करता था, नवाब सलीमुल्लाह थे, मोहसिन उल मुल्क थे, वकार उल मुल्क थे इन दिसंबर 1906, ठीक है। मुस्लिम लीग इनिशियली फ्लोटेड बाई किसके द्वारा फ्लोट किया जाता था, नवाब सलीमुल्लाह, मोहसिन उल मुल्क, वकार उल मुल्क, दिसंबर 1906 की बात है ये। रिफॉर्म्स क्या रिफॉर्म्स आए मॉर्ले मिंटो में, क्या रिफॉर्म्स दिए गए उसको भी पढ़ते हैं। इलेक्टेड, देखिए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म अगर कोई पूछता है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में क्या था, पहले चीज़ कब आया था, 1909 में आया था, और क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट। ये एक वर्ड आपको याद होना चाहिए, प्लीज़ मग इट फ्रेंड्स, सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। दूसरी चीज़, एक और फैक्ट्स आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर पूछा जाए कि शिमला डेपुटेशन, पहली चीज़ होगा शिमला डेपुटेशन किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था मुस्लिम लीग किसके साथ हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में हुआ था, ठीक है। एक फैक्ट ये हो गया आपका। अगला फैक्ट हो गया, अगर पूछा जाए कि शिमला डेपुटेशन को मुस्लिम लीग ने किसने लीड किया था, तो आगा खान ने लीड किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट
किसके द्वारा दिया गया था, और 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, और एक ऑप्शन में सिमिलर डेपुटेशन भी दे दिया जाएगा। तो क्या आप मारेंगे, सिमिलर डेपुटेशन भी मार देंगे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि ये अगर सेपरेट इलेक्टेड दे के और 4 पॉइंट दे दे और 4 पॉइंट में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ना दे के सिमिलर डेपुटेशन दे दे, तो आप सिमिलर डेपुटेशन पर टिक मार दीजिएगा। आइए समझते हैं कि इसमें रिफॉर्म क्या क्या आया था। इलेक्टेड मेंबर इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्टेड मेंबर होंगे। एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज, तो और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई थी। प्रोविंशियल काउंसिल नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी, ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी मतलब जो ऑफिशियल मेंबर नहीं होंगे उनकी मेजोरिटी बढ़ा दी गई थी, ठीक है। सम ऑफ दिस वेयर नॉमिनेटेड नॉट इलेक्टेड, तो जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उसमें सारे इलेक्टेड, कुछ थे जो नॉट इलेक्टेड थे, जो इलेक्टेड नहीं होते थे। और जो इलेक्टेड नहीं होते थे, देखिए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में 2 टाइप के मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड एंड नॉन इलेक्टेड, ठीक है। मतलब एक, हाँ, इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड, यानी कि एक इलेक्टेड होते थे और एक नॉमिनेटेड होते थे। तो जो नॉट इलेक्टेड होते थे, जो नॉमिनेटेड होते थे, उनकी मेजॉरिटी बढ़ा दी गई थी। ऐसा क्यों था कि जो नॉमिनेटेड थे उनकी मेजॉरिटी क्यों थी, क्योंकि उसकी जो अपने गवर्नर जनरल्स होते थे, जो भी वायसराय होते थे, वो नॉमिनेट करते थे, तो इसलिए नॉमिनेटेड की संख्या बढ़ा दी गई थी। इलेक्टेड मेंबर्स जो प्रोविंशियल द्वारा इलेक्ट होते थे उनकी संख्या घटा दी गई थी, ठीक है, क्योंकि अपने आप को ही वो स्ट्रांग रखेंगे, इस वजह से द इलेक्टेड मेंबर वेयर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड। तो आज की तरह एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे उनका इलेक्शन नहीं होता था, उनका इलेक्शन इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबरों द्वारा चुना जाने लगा। देखिए इनडायरेक्टली इलेक्शन किस तरीके से होता था इसको समझ लेते हैं। वो लोकल बॉडीज़ का चुनाव होता था, ठीक है। लोकल बॉडीज़ क्या करती थी, एक इलेक्टोरल कॉलेज डिफाइन, लोकल बॉडीज़ के जो मेंबर होते वो एक इलेक्टोरल कॉलेज बन के निकलते थे। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब कि जो हु दे आर एलिजिबल टू वोट इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, मतलब इलेक्टोरल कॉलेज का सिंपली मतलब यही है कि हु वर एलिजिबल टू वोट इन दैट इलेक्शंस। तो इलेक्टोरल कॉलेज का चुनाव होता था लोकल बॉडीज़ द्वारा। इलेक्टोरल कॉलेज क्या करते थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के मेंबर्स को चुनते थे। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो मेंबर थे वो क्या करते थे, सेंट्रल लेजिस्लेचर मेंबर को चुनते थे। तो इनडायरेक्टली इलेक्शन नहीं होता था, जिस तरह आज की तरह क्या होता है, सेंट्रल लेजिस्लेटर यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें जो लोकसभा है, उस लोकसभा का इलेक्शन कैसा होता है, डायरेक्टली पीपुल के द्वारा होता है ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। तो पहले एडल्ट फ्रेंचाइज के जरिए डायरेक्टली इलेक्शन नहीं होता था, इनडायरेक्टली इलेक्शन होता था। नेक्स्ट डिमांड क्या था कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम, जो कि बहुत फेमस है 1900 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म का सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को दे दिया गया था। अगला क्या है कि द इनकम क्वालिफिकेशन फॉर मुस्लिम वोटर्स वाज केप्ट लोअर देन दैट फॉर हिंदूज, यानी कि जो इनडायरेक्टली इलेक्शंस होता था और जो लोकल बॉडीज़ का चुनाव, जो लोकल बॉडीज़ में जो चुनाव करते थे, जो मेंबर्स थे, वो हर कोई चुनाव नहीं कर पाता था। क्या था उसमें कि जिन लोगों की सैलरी, एक फिक्स सैलरी रखी गई थी कि आप इससे ज़्यादा सैलरी है या आप इतना टैक्स भरते हैं, अगर इतना आप टैक्स भरते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग्स, तो वही लोग वोट कर सकते हैं। 1935 जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें इस बेसिस पे चुनाव हुए थे, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुए थे। और कुछ एडल्ट सफरेज भी डाला गया था, कुछ ये भी डाला गया था, तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया, 10% ही इस तरीके से इलेक्शन हो पाए थे। तो कहने का मतलब है कि जो उनका टैक्स भी डिफाइन करता था कि यू आर एलिजिबल फॉर इलेक्टोरल कॉलेज और नॉट। अगला क्या है कि पावर ऑफ लेजिस्लेचर बोथ एट द सेंटर एंड द प्रोविंसेस वेयर इनलार्ज, ठीक है। जो सेंटर और स्टेट के जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है उसको इनलार्ज किया जाए, उनके पावर्स को। द लेजिस्लेचर कुड नाउ पास रिजोल्यूशन मे नॉट बी एक्सेप्टेड, ask questions and supplemented vote separate items in the budget, but the budget as a whole could not be voted। मतलब कि अब क्या करते थे, पहले क्या था कि जो मेंबर्स थे लेजिस्लेटर में, जो नॉन मेजोरिटीज़ में जो भी नॉन ऑफिशियल जो मेंबर थे वो रहते थे, उनका कोई महत्व नहीं था, ना ही वो बजट पे कोई डिस्कशन कर सकते थे, ना कोई रेजोल्यूशन ला सकते थे, ऐसा कोई पावर नहीं दिया गया था। अब क्या कर दिया गया उसमें 1909 रिफॉर्म में, तो कि अब वो रेजोल्यूशन ला सकते हैं, लेकिन विच में नॉट बी एक्सेप्टेड, वो जरूरी नहीं कि एक्सेप्ट हो। कुछ पार्ट्स के बजट पे वो डिस्कस कर सकते हैं, बट होल पार्ट और वोटिंग कर सकते हैं, बट पूरे बजट पे वोटिंग नहीं कर सकते। One Indian was to be appointed to the Viceroy Executive Council. सत्येंद्र सिन्हा was the first to be appointed in 1909। तो वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक नॉमिनेटेड मेंबर भी होगा, और
तो वो नॉमिनेटेड, सबसे पहला इंडियन नॉमिनेटेड मेंबर कौन था? सत्येंद्रनाथ सिन्हा थे। ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वार फिर स्टार्ट होता है दोस्तों 1914 से 1919 तक चलता है। तो देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान नेशनलिस्ट का क्या रिस्पॉन्स रहा है, क्या कर रहे थे। वर्ल्ड वार 1914 से 1919 चला। दो पावर में वर्ल्ड वार हुआ था, एलाइड पावर और एक्सिस पावर। ठीक है। एलाइड पावर में कौन कौन था? फ्रांस था, रशिया था, यूएसए था, इटली था और जापान था। जर्मनी में कौन था? ऑस्ट्रिया था, हंगरी था और टर्की था। एलाइड पावर और एक्सिस पावर के बीच में लड़ाई, वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था। नेशनलिस्ट का रिस्पॉन्स उसमें क्या था? द मॉडरेट सपोर्टेड द एम्पायर इन द वॉर एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। जो मॉडरेट्स लीडर्स, आपको पता है, जैसे मैं बता चुका हूँ कि मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट दो तरीके, दो विचारधाराओं के लीडर थे कांग्रेस में। जो मॉडरेट लीडर थे वो क्या कहते थे कि इस वर्ल्ड वार में हमें ब्रिटिशर का सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है। एक्सट्रीमिटीज इंक्लूडिंग तिलक सपोर्टेड द वॉर एफर्ट्स इन द मिस्टेकन बिलीव दैट ब्रिटिश वुड रिपे इंडियंस लॉयल्टी विद ग्रेटिट्यूड इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। लेकिन एक्सट्रीमिटीज़ में तिलक जैसे जो नेता थे वो भी इस मिसकंसेप्शंस और गलती से मिस्टेकन इस बिलीव में फंस गए थे कि अगर हम इनको वर्ल्ड वार में सपोर्ट करते हैं तो ये ग्रेटिट्यूड एक इनाम के तौर पे हमें सेल्फ गवर्नमेंट का रूल दे देंगे। बट जो एक मिसकंसेप्शन में साबित हुआ और एक उनकी एक गलती साबित हो गई, जो कि ऐसा नहीं हुआ था। रिवॉल्यूशनरी डिसाइडेड टू यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी टू वेज आर वॉर ऑन अ ब्रिटिश रूल एंड लिबरेट द कंट्री। लेकिन जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो क्या बिलीव करते थे कि ये अभी जो ब्रिटेन गवर्नमेंट है ये वर्ल्ड वार में बिजी है, वर्ल्ड वार में बिजी है, तो हमें क्या करना चाहिए? ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हमें भी जंग छेड़ देनी चाहिए और इंडिया को इससे लड़कर लिबरेट करा देना चाहिए। ठीक है। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी कुछ कुछ हुई उस दौरान। देखते हैं क्या कहते हैं। गदर पार्टी इन नॉर्थ अमेरिका बनी बर्लिन कमेटी के दौरान इन यूरोप में एक बर्लिन कमेटी बनती है जिसमें नॉर्थ अमेरिका में, जिसमें एक गदर पार्टी का निर्माण होता है। गदर पार्टी एक वीकली मैगजीन भी चलाती है, द गदर्स। ठीक है। हेडक्वार्टर गदर पार्टी का कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में था। टू ऑर्गेनाइज असैसिनेशन ऑफ ऑफिशियल्स पब्लिश रिवॉल्यूशनरी एंड एंटी इंपीरियलिस्ट। ये करते क्या थे? ये ऑर्गेनाइज किए थे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनका असैसिनेशन करते थे और जो इम्पीरियल गवर्नमेंट थी, इम्पीरियल, उसके खिलाफ जो है एंटी इम्पीरियलिस्ट लिटरेचर भी लिखा करते थे। देखिए द मूविंग स्पिरिट, देखिए इसके पीछे, गदर पार्टी के पीछे कौन कौन थे, किन किन लोगों ने इस पार्टी को मिलकर बनाया, सपोर्ट किया? लाला हरदयाल, रामचंद्र, भगवान सिंह, करतार सिंह सराबा, बरकतुल्ला, भाई परमानंद, द गदराइट्स, ये सारे लोग थे। द गदराइट्स इंटेंडेड टू बिंग अबाउट अ रिवॉल्ट इन इंडिया। देयर प्लान्स वर इनकरेज्ड बाय टू इवेंट्स इन 1914, द कुमागाटा मारो इंसिडेंट एंड द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार में आउटब्रेक हुआ वो इसके वजह से, और एक कुमागाटा मारो इंसिडेंट होता है। कुमागाटा मारो इंसिडेंट के बाद लोगों के बीच आक्रोश बढ़ता है और इस गदर पार्टी का ऑर्गेनाइज करते गदर पार्टी को। और गदर पार्टी को मेनली जो है एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि असैसिनेशंस का भी काम करते, असैसिनेशन पे और इन सारी चीज़ों पे, वायलेंस पे बिलीव करती थी। देखिए कुमागाटा मारू इंसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट, इसको हम समझेंगे। पहले पढ़ लेते हैं इसको क्या था। कुमागाटा मारू वाज द नेम ऑफ द शिप विच वाज कैरिड 370 पैसेंजर्स मेनली सिख एंड पंजाबी मुस्लिम वुड बी इमिग्रेंट फ्रॉम सिंगापुर टू वैंकूवर। ठीक है। दे वेर टर्न्ड बैक बाय कैनेडियन अथॉरिटीज आफ्टर 2 months ऑफ प्राइवेशन एंड uncertainty. It was generally believed that the Canadian authorities were influenced by the British government. The ship finally anchored at Calcutta in September 1914. The inmates' refusal to board the Punjab board train in the ensuing that the police had Bajbaj near Calcutta 12% died. हुआ क्या था? देखिए सिंगापुर से वैंकूवर एक शिप जा रही थी। ठीक है। उस समय सिंगापुर भी जापान के कब्जे में थी, आप लोगों को पता होगा। शिप में क्या था? उस 370 पैसेंजर्स थे। 370 पैसेंजर्स में सिख और मुस्लिम्स दोनों सवार थे। ये सारे लोग पहुंचते हैं वैंकूवर कनाडा में, जो उसके पोर्ट पे पहुंचते हैं। वहाँ की जो कैनेडियन अथॉरिटी है इनको अपने देश में एंटर करने से मना कर देती है क्योंकि वो कनाडा जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की इन्फ्लुएंस में थी। तो सारे पैसेंजर्स को यहाँ से लौटा देती है। ये वापस कलकत्ता के पोर्ट पे आते हैं 370 यात्री। 370 यात्री जब कलकत्ता के पोर्ट में आते हैं तो यहाँ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो सिपाही थे वो इनको पोर्ट के बाद देश में एंट्री करने से रोकते हैं और दोनों के बीच में झड़प होती है जिसमें गोली चलती है और जिसमें 22 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इस इंसिडेंट के वजह से पंजाब और नॉर्दर्न इंडिया और पंजाब प्रोविंसेस जैसे एरिया में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश बढ़ा और लोगों ने क्या किया है? गदर पार्टी का निर्माण किया। देखिए बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस वाज एस्टेब्लिश इन 1915 बाई वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र दत्ता, लाला हरदयाल एंड अदर विद द हेल्प ऑफ द जर्मन फॉरेन ऑफिस अंडर जिमेरन प्लान। देखिए बर्लिन कमेटी जो इंडियन इंडिपेंडेंस
के लिए बनी थी। बर्लिन कमेटी बनी थी, कब बनी थी? 1915 में बनी थी। किसने बनाया था इसको? वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने, भूपेंद्र दत्ता ने, लाला हरदयाल ने। देखो फाउंडिंग मेंबर पूछेगा तो कौन कौन है? देखिए बर्लिन कमेटी का फाउंडिंग मेंबर कौन कौन है? वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र दत्ता, लाला हरदयाल और कुछ लोग भी थे। देखिए जर्मन जो ऑफिसर्स थे वो मिलकर, वो जर्मन ऑफिसर्स एक जिमेरन प्लान लेके आए थे, जिसके तहत इस कमेटी का निर्माण हुआ और इसका रिजल्ट क्या था? गदर पार्टी। देखिए जर्मन्स क्या था कि ये जो आपको पीछे बताया था कि एलाइड पावर और एक्सेस पावर थी, तो जो एक्सेस पावर में थी, जिसमें जो जर्मनी जो ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रही थी, तो जर्मनी हमें गदर पार्टी को भी बनाने में सपोर्ट किया, क्योंकि आपको पता है कि दो लोगों का कॉमन एनिमी जो होता है, वो उन दो लोग आपस में क्या होते हैं? फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर लेते हैं कॉमन एनिमी से लड़ने के लिए। तो वो वाला फार्मूला यहाँ पे लागू हो गया। आगे देखते हैं होम रूल लीग मूवमेंट। जैसा आपको पता है कि 1907 में तिलक को मेंडले के जेल में बर्मा में बंद कर दिया गया था, 1913 में छोड़ा गया था। आपको पता होगा कि तिलक जो है सबसे बहुत एक्टिव रहते थे इस एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स में। सारे पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो फिर उनको उठा के जेल में बंद कर दिया जाता था, फिर उठा के ये जैसे बाहर आते थे फिर कुछ ना कुछ करते थे। तो शांत बैठने वाले नेता नहीं थे। चलिए आगे देखते हैं होम रूल लीग मूवमेंट क्या हुआ जब तिलक छूट गया। तो फिर उसके इंडियन होम रूल लीग वेयर ऑर्गेनाइज्ड इन द लाइन ऑफ आयरिश होम रूल लीग। आयरलैंड में होम रूल लीग चल रहा था जो काफ़ी सक्सेसफुल था, उससे इंस्पायर्ड था ये इंडियन होम रूल लीग मूवमेंट। एनी बेसेंट एंड तिलक वेयर द पायनियर ऑफ द न्यू ट्रेंड। और एनी बेसेंट और तिलक इसके सबसे प्रथम विचारक और इसको आगे बढ़ाने वाले सबसे पहले ये दोनों लीडर्स थे। पहला लीग होता है एक 1915 में एनी बेसेंट स्टार्ट करती है कैंपेन, और क्या डिमांड करती हैं? सेल्फ गवर्नमेंट का डिमांड करती हैं इंडिया के लिए। आफ्टर द वॉर ऑन द लाइन्स ऑफ वाइट कॉलोनीज सी कैंपेन थ्रू हर न्यूज़पेपर न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। तो एनी बेसेंट जो 1915 में होम रूल लीग मूवमेंट का शुरुआत की थी, और उसके तहत कौन सा जर्नल लिखती थी? न्यूज़पेपर लिखती थी न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। ठीक है, इसे देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट दो यहाँ से बनता है कि सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था होम रूल लीग मूवमेंट? एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था। और इनके जनरल्स क्या कौन न्यूज़पेपर कौन से थे? न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, तो ये दोनों न्यूज़पेपर एनी बेसेंट के द्वारा निकाला गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखिएगा। तिलक एंड बेसेंट सेटअप देयर सेपरेट लीग टू अवॉइड द फ्रिक्शंस। और दोनों अपने अपने विचार अपने तरीके से लड़ रहे थे, इसलिए इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन ना आए, इसलिए दोनों ने अपना अपना एक सेपरेट एरिया एक्वायर कर लिया। नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ और वेस्टर्न ये पूरा कवर करते हुए तिलक इसको यहाँ पे प्रोपोगेट किए थे, और साउथ में एनी बेसेंट ने इस होम रूल लीग मूवमेंट को फैलाया था। तिलक का लीग देख लेते हैं। वाज सेटअप इन अप्रैल 1916 में तिलक ने स्टार्ट किया था। एंड वाज रेस्ट्रिक्टेड टू महाराष्ट्र, लेकिन ये महाराष्ट्र में ही रेस्ट्रिक्टेड थे। एक्सक्लूडिंग बॉम्बे को छोड़ के महाराष्ट्र में इन्होंने ये कंपेन स्टार्ट किया था। कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंसेस, बिहार, ये सारे एरिया पकड़ रखा था इन्होंने। इट हैज 6 ब्रांचेज, 6 ब्रांचेज उनके। और क्या डिमांड किया था? स्वराज का। ठीक है, स्वराज का डिमांड था। साथ में फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, मतलब कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हो, इसका भी डिमांड रखे थे। और एजुकेशन जो हो वर्नाकुलर लैंग्वेज में हो, यानी कि मातृभाषा में एजुकेशन दिया जाए। ठीक है, देखिए बहुत इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है कि तिलक जो है दे सकता है कि तिलक कवर एरिया इन इस होम रूल लीग मूवमेंट, और ऑप्शन दे देगा और बॉम्बे दे देगा। तो आप सोचेंगे कि यार महाराष्ट्र में तो शुरू किया था, तो बॉम्बे तो महाराष्ट्र में है, तो वो तो होगा ही नहीं। बॉम्बे नहीं था। बॉम्बे को कौन इंक्लूड किया था? एनी बेसेंट। अब बेसेंट का देखते हैं। बेसेंट लीग का क्या था? वह सेटअप इन सितंबर 1916 में मद्रास इन मद्रास एंड कवर्ड द रेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, और क्या क्या कवर किया? इंक्लूडिंग बॉम्बे, जॉर्ज अरुंडले एज ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। बिसाइड्स अरुंडले द मेन वर्क वाज डन बाय B.W. वाडिया एंड C.P. रामास्वामी अय्यर, इसके जो मेन समर्थक थे। देखिए इसमें एक और चीज़ है कि बाय अर्ली इन 1915 एनी बेसेंट हैज लॉन्च्ड अ कैंपेन टू डिमांडेड सेल्फ गवर्नमेंट। देखिए जो है फॉर इंडिया ये जो लीग्स है, जो लीग स्टार्ट हुआ था, ये सबसे पहले 1915 में एक बार इन्होंने लॉन्च कर दिया था एनी बेसेंट ने। इसलिए अगर पूछेगा कि इन दोनों ने सबसे पहले किसने लॉन्च किया था होम रूल लीग मूवमेंट, तो आप एनी बेसेंट ही कहेंगे। यहाँ ये देखकर कंफ्यूज मत होइएगा कि सेटअप इन 1916 इन्होंने कहाँ पे सेटअप बैठाया था अपना, कौन कौन से एरिया फिर कवर करना स्टार्ट किया, वो चीज़ दिया हुआ है। तो सितंबर 1916 इन मद्रास एंड कवर्ड द रेस्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे देखो बता चुका हूँ। इनके समर्थक थे, इनके समर्थक कौन कौन थी? जॉर्ज अरुंडले थी। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थी इनकी, और अरुंडले थे
द मेन वर्क कौन करता था इनका, BW वाडिया करते थे और CP रामास्वामी अय्यर। द होम रूल एगिटेशन वाज लीडर ज्वाइंड बाई, बाद में कौन कौन इसको ज्वाइन किया, जवाहरलाल नेहरू ने ज्वाइन किया, मोतीलाल नेहरू ज्वाइन किया, भोलाभाई देसाई ज्वाइन किया, चित्तरंजन दास ज्वाइन किया, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू एंड लाला लाजपत राय, लोगों ने भी इसको ज्वाइन किया। एंग्लो इंडियन मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स एंड नॉन ब्राह्मण्स फ्रॉम साउथ इंडिया डिड नॉट ज्वाइन दीज, दे फेल्ट होम रूल वुड मीन रूल ऑफ द हिंदू मेजॉरिटी मेनली द हाई कास्ट। देखिए जो एंग्लो इंडियंस थे साउथ इंडिया के, वो इस जो लोअर कास्ट के थे वो इसको ज्वाइन नहीं किए, क्योंकि उनका ये मानना था ये सिर्फ हिंदू फोकस्ड मूवमेंट है, और हिंदू फोकस्ड में भी कौन सी सिर्फ अपर कास्ट अपने आप को रूल करने की बातें इस मूवमेंट में कर रही है। इस मिसकंसेप्शंस की वजह से वो ज्वाइन नहीं किए। होम रूल लीग प्रोग्राम क्या था कि लीग एम क्या था इनका, टू कॉन्वाय टू द कॉमन मैन द मैसेज ऑफ होम रूल एज सेल्फ गवर्नमेंट। द रशियन रिवॉल्यूशन 1917 प्रूव टू बी एन एडेड एडवांटेज फॉर द होम रूल कैंपेन। ऐसे ही देखिए 1917 में रशिया में रिवॉल्यूशन चल रहा था, और ऐसे ही जो वहाँ पे रूढ़िवादी सत्ता थी उसको उखाड़ के फेंकने के लिए जो वहाँ पे मूवमेंट चल रहा था, मास को जागरूक किया जा रहा था, ये प्रोग्राम चलाया जाए, उससे एक इंस्पायर्ड होकर इन्होंने भी यही लीग स्टार्ट किया था। तो क्या करते थे, सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, इस सेल्फ गवर्नमेंट के विचार को इम्फेसाइज करते थे, लोगों तक पहुँचाते थे अपने जनरल्स के द्वारा, और मतलब मास को पार्टिसिपेट करने के लिए उनको अपडेट कर रहे थे, उन तक इस चीज़ को पहुँचा रहे थे। देखिए तिलक एंड बेसेंट एफर्ट इन द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिटीज यूनियन एट द लखनऊ 1916 रिवाइव द कांग्रेस एज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट इंडियन नेशनलिज्म के लिए कांग्रेस को इफेक्टिव बनाने के लिए मॉडरेट एक्सट्रीमिटीज का आना बहुत जरूरी था। इसीलिए 1916 में एक लखनऊ सेशन होता है जिसमें ये एक्सट्रीमिटीज मॉडरेट टेक हो जाते हैं। देखिए एक ईजिली क्यों हो गए, क्योंकि उस टाइम तक जो मॉडरेट्स लीडर्स थे हमारे दादा भाई नौरत जी थे, और एक लीडर्स फिरोज शाह मेहता थे, देखिए गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता, ये बड़े मॉडरेट लीडर्स थे, जिसकी वजह से कांग्रेस मॉडरेट्स डोमिनेटिंग था। ये दोनों लीडर मर चुके थे, तो कांग्रेस का रियूनियन बहुत इजी हो गया। तो तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर 1916 लखनऊ सेशन में इन दोनों को एक किया। द डेथ ऑफ टू मॉडरेट लीडर, देखिए यही लिखा हुआ है, यही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, लखनऊ बे पैक्ट होता है। Lucknow pact between Congress and Muslim League. Muslim and Congress came together for the presentation of common demand by them to government. Britain refusal to help Turkey, ruled by Khalifa, who claimed religious political leadership of all Muslims in its wars in the Balkan and with the Italy had infuriated the Muslims. देखिए मुस्लिम्स उस टाइम में मुस्लिम लीग थी, उसमें जो यंगेस्ट डोमिनेटिंग लीडर्स थे वो अब इंडिया और जो अदर ऑर्गेनाइजेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ रही थी उसके साथ मिलकर एक कॉमन डिमांड रखना चाहते थे। तो एक लखनऊ सेशन होता है जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस साथ में आती है। एक्चुअली हुआ क्या था कि बाल्कन वार चल रहा था गल्फ में। जो बाल्कन वार चल रहा था उस बाल्कन वार में ब्रिटिश ने जो है टर्की को सपोर्ट करने से मना कर दिया, और इटली के साथ मिलके जो खलीफा थे टर्की में उनको उखाड़ कर फेंक दिया। ये खलीफा क्या थे, ये लीड करते थे पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम्स को, ये जो कहते थे वही वो पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम्स करते थे। तो इनको उखाड़ के फेंकने की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट से काफ़ी नाराज़ थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट को खलीफा को हटाकर वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना कर दी थी। इस वजह से ये कांग्रेस लीडर्स और ये मुस्लिम कांग्रेस लीडर्स के साथ आ गए और दोनों ने मिलकर कॉमन डिमांड रख दिया। कॉमन डिमांड क्या रख दिया, पहले तो एक खिलाफत आंदोलन चला जिसमें हमने मुस्लिम्स का साथ दिया, और फिर हमने नॉन कोऑपरेशन चलाया जिसमें मुस्लिम्स ने हमारा साथ दिया। ठीक है, आगे देखते हैं फिर इसको। बाद में तो रेफ्यूजल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखिए मुस्लिम में भी और भी चीज़ों की वजह से आक्रोश था, क्या क्या था उसको समझ लेते हैं। रेफ्यूजल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सेटअप यूनिवर्सिटी एज अलीगढ़ विथ पावर टू एफिलिएट कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया। मुस्लिम चाहते थे कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को मान्यता दी जाए और इंडिया में जो भी अदर कॉलेजेस हैं उनको एफिलिएट किया जाए, किसे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके लिए इजाज़त नहीं दी। द कलकत्ता सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग हैड कमिटेड द लीग एट वर्किंग विद द अदर ग्रुप फॉर अ सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट सूटेड टू इंडिया प्रोवाइड did not come in conflict with basic objections of protection of interest of Indian Muslims। देखिए एक मुस्लिम लीग एक अपना सेशन करती है 1912 में, और 1912 में वो डिसाइड करती है कि जो अदर ग्रुप्स हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं हम उनसे मिलकर एक कॉमन डिमांड रखेंगे और एक सेल्फ गवर्नमेंट की लड़ाई हम उनके साथ मिलकर लड़ेंगे, और इस लड़ाई के बीच में हमारा जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो हमारे बीच में नहीं आएगा। लीग एग्रीड टू प्रेजेंट
joint constitutional demand with the Congress to the government, the Congress accepted the Muslim League position on separate allotment. लेकिन 1916 में जो हिंदू कांग्रेस और मुस्लिम से एक साथ आए, इस आने के एक और कारण था कि हम जो सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड दिया गया था 1909 में इन मुस्लिम्स को, जिसका कांग्रेस विरोध कर रही थी, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, कांग्रेस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, जिसके वजह से मुस्लिम्स भी खुश हो गए और हमारे सपोर्ट में आ गए। जॉइंट डिमांड्स देखिए, ये एक्सेप्ट करने के लिए गांधी जी भी 15 जनवरी 1915 में भारत में आ चुके थे और इस सेशन में गांधी जी भी एक अहम भूमिका निभाए थे। गांधी जी ने इस खलीफा जिसको उखाड़ के फेंका गया था तो आइडिया दिया था कि ये बहुत, और गांधी जी ने एक और चीज़ कहा था कि अगले 100 साल में हमको ऐसा मौका नहीं मिलेगा जब हम हिंदू और मुस्लिम को एक करके और कॉमन डिमांड जो हम दोनों का लड़ें और इसको प्राप्त करें। तो गांधी जी का क्या आइडियोलॉजी, क्या दिमाग, क्या उन्होंने सोचा कि ये जो खलीफा को उखाड़ के फेंका गया, पूरे वर्ल्ड के जो मुस्लिम नाराज हैं, इन मुस्लिम्स को इसी बेसिस पे इकट्ठा करो, इकट्ठा करके ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ो, एक बहुत बड़ी लड़ाई होगी और ऐसा मौका हमको आने वाले अगले 100 साल में नहीं मिल पाएगा। गांधी जी का क्रिटिसाइज क्यों हुआ कि आप ये डिफाइन कर दिए कि हमारे देश में हिंदू के लीडर अलग हैं, मुस्लिम लीडर अलग हैं, आप ये सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड को क्यों एक्सेप्ट किए। दूसरी बात कि आप जो यूनिटी का काम कर रहे हैं वो एक रिलीजन बेसिस पे यूनिटी का काम कर रहे हैं, जो कि एक यूनिटी का एक दिखावा है, यूनिटी इंटरनल यूनिटी नहीं है इसमें। तो ऐसी चीज़ों को लेकर गांधी जी का बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ था। द जॉइंट डिमांड क्या था दोनों के, कन्फर सेल्फ गवर्नमेंट ऑन इंडियन एट एनी अर्ली डेट, जल्द से जल्द भारत को सेल्फ गवर्नमेंट दे दिया जाए। द लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्सपेंड किया जाए इलेक्टेड मेजोरिटी के साथ और उस इलेक्टेड मेजोरिटी को पावर जाते दिया जाए। हाल्फ द मेंबर्स ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल शुड बी इंडियंस, वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल से वो आधा जो है उसमें इंडियन होने चाहिए। AC मजूमदार प्रेसिडेंट ऑफ लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो 1916 में जो सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट कौन थे, AC मजूमदार थे। ये एक फैक्ट है, ये भी पूछता है। तो दोस्तों 1916 तक 1905 से 1916 तक हम लोग आ चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए आगे इसके फिर आज इवनिंग तक या कल तक फिर आगे क्लास लाएंगे। थोड़ा सा स्लो इसलिए कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा इसमें बोर ना हो, घबराइए ना। हर टॉपिक, हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फैक्ट और कॉन्सेप्ट लेके दोनों साथ में चल रहा हूँ ताकि आपके स्टेट पीसीएस में भी दिक्कत ना हो, यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी दिक्कत ना हो। हमें देखिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। 90s के पहले आप कितना पढ़े हैं वो ज़्यादा फैक्टर नहीं करेगा। 1900 से लेकर 1947 तक आपको एक एक चीज़, एक एक पॉइंट, एक एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हर चीज़, हर कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी ज़रूरी, इसलिए थोड़ा मैं इसको लेके स्लो चल रहा हूँ। नहीं, इसके बाद दोस्तों मैं एक डेढ़ घंटे का पूरा कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस की पूरी चीज़ें, पोस्ट इंडिपेंडेंस की पूरी वो क्लास रहेगी। तो इस लेक्चर में अभी इतना ही दोस्तों। हम एनसीईआरटी की भी प्लेलिस्ट, एनसीईआरटी की पूरी सीरीज़ लेके आने वाले हैं। पूरे हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी। तो अभी आपकी एनसीईआरटी ज्योग्राफी की स्टार्ट होने वाली है। एनसीईआरटी में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, अप्रोच कैसे हमारा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें उसके बाद उसको उसमें पढ़ाया जाएगा और उसमें एनसीईआरटी में बढ़ाया जाएगा। तो उस एनसीईआरटी को प्रॉपरली फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिले अगले लेक्चर में। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय